Good morning, my dear students. This is class 3rd, subject Environmental Science, lecture 14, chapter 2, the difference between plants and animals. First of all, how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine. Before start with our today's class, first of all, we will recall our previous class. हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अपनी कल की जो हमने पढ़ा था कल की क्लास में वो एक बार रिवाइज करेंगे. हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है. उनको हमने अलग अलग किया था ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट. उनके मूवमेंट के बेस पे, उनकी ब्रीदिंग के बेस पे कि वो कैसे सांस लेते हैं, उनके सांस लेने में कैसे डिफरेंस है, उनके फूड में खाने में क्या क्या डिफरेंस है प्लांट्स में एंड एनिमल्स में. एंड रिस्पॉन्स टू टच. प्लांट्स अगर हम उन्हें टच करते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, और अगर एनिमल्स को या ह्यूमन बीइंग को हम टच करते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं. कल हमने ये सब पॉइंट्स एक बार पढ़े थे. नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. अब रिप्रोडक्शन. हम प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं उनके रिप्रोडक्शन पर. रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग एनिमल्स और प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन. अपने ही जैसे किसी यंग वन को बर्थ देना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. जैसे animals reproduce their own either by laying eggs or by giving birth to young ones. Animals living things होते हैं, हमने देखा था. और living things जो हैं वो reproduce कर सकते हैं. रिप्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं. या तो अपने ही जैसे बेबी को बर्थ देके, या कुछ एनिमल्स या कुछ बर्ड्स जो हैं वो एग्स देती हैं. फॉर एग्जाम्पल काउ, पिग, कैट एंड ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू यंग वंस. इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, चाहे कैट है विथ किटन. किटन मीन्स जो कैट का बेबी होता है. पिग, पिग भी अपने छोटे छोटे बेबीज के साथ है. और काव, काव भी अपने बेबी के साथ है जिसे हम काफ कहते हैं. तो ह्यूमन बीइंग, कैट, पिग और काव ये अपने बेबीज को बर्थ देते हैं. लेकिन बर्ड्स लाइक हैन एंड स्पैरो ले एग्स. बर्ड्स जैसे कि हैन या स्पैरो ये एग देते हैं. ये एग देते हैं और उन एग्स में से बेबी बाहर निकलते हैं. तो चाहे एग के थ्रू या बर्थ देके इस तरह से लिविंग बींग्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं. प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज. प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, बट इनका रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो एनिमल से या बर्ड से अलग है. दे रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, स्टेम्स, बर्ड्स, स्पोर्स एंड लीव्स. प्लांट्स सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टेम से भी कर सकते हैं,
बर्ड से भी कर सकते हैं, स्पोर से भी कर सकते हैं और लीव्स से भी कर सकते हैं। आपको इन पिक्चर्स में दिख रहा होगा, जैसे मैंगो प्लांट, ये सीड से ग्रो करता है, सीड से रिप्रोडक्शन करता है। ऐसे ही रोज है, रोज स्टेम से भी ग्रो कर सकता है, स्टेम से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे ही पोटैटो है, पोटैटो आई बर्ड, या इसके ऊपर जो आप छोटे छोटे से एक छोटे छोटे फूल देखते हो, इनको हम बर्ड्स बोलते हैं। तो ये इनके थ्रू भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही आपको एक जो लीफ दिख रही है, ये लीफ में से भी प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब इस लीव्स में से भी छोटे छोटे दूसरे प्लांट उगाते हैं। इस तरह से प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं। The seeds contain baby plants inside them, which come out when they have favorable conditions such as soil, air, water and sunlight. Means seeds जो बीज होते हैं उनके अंदर बेबी प्लांट होते हैं, लेकिन वो कब बाहर आते हैं? जब उन्हें अपनी फेवरेबल कंडीशन, मतलब अपनी ऐसी कंडीशन मिल जाती है जब उनमें से प्लांट बाहर आ सकता है। और ये कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन होती है कि सॉइल होना चाहिए, मतलब मिट्टी होनी चाहिए, एयर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और सनलाइट होना चाहिए। मीन्स जब एक सीड को, एक बीज को सॉइल, एयर, वाटर और सनलाइट मिल जाता है तो उसमें से एक छोटा बेबी प्लांट ग्रो करता है। इस स्लाइड में आपको दिख रहा है एक छोटा सा सीड है, उसको जब हमने सॉइल में दबाया तो और उसमें से उसको हवा मिली, पानी और सनलाइट मिला, तो एक बेबी प्लांट स्लोली स्लोली ग्रो कर गया और लास्ट में उसमें से पूरी तरह से एक प्लांट बाहर आ गया। ये भी एक रिप्रोडक्शन ही है। नाउ डिफरेंस ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ का क्या डिफरेंस होता है? एनिमल्स ग्रो इन अ बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। एनिमल्स जो होते हैं वो एक बैलेंस तरीके से ग्रो करते हैं, बैलेंस तरीके से बढ़ते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड दिस ग्रोथ स्टॉप्स, फाइनली दे बिकम ओल्ड एंड डाई। जैसे आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, एक एलिफेंट है, वो पहले छोटा था, फिर वो बड़ा हुआ और बाद में वो एक एडल्ट एनिमल बन गया। फिर जब ये बड़े एनिमल बन जाते हैं, बड़ा एलिफेंट बन गया, वो एक सर्टेन पीरियड के बाद, टाइम पीरियड के बाद ग्रो नहीं करेगा, वो उसके बाद धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा और फिर वो डाई हो जाएगा, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। सेम ऐसे ही एक छोटा सा चिक एग में से बाहर निकला, फिर वो थोड़ा ग्रो किया तो चिकन बना, चिकन के बाद वो हैन बन गया, हैन बन गया, अब ये और ग्रो नहीं करेगा, इसके बाद वो ओल्ड होता जाएगा और एक दिन उसकी भी डेथ हो जाएगी। सेम विद ह्यूमन बींग्स, पहले छोटे बेबी होते हैं, वो फिर थोड़े बॉय बने, फिर थोड़ा और ग्रोथ किया, धीरे 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 बड़े हुए, फिर एडल्ट बन गए। उस एक सर्टेन पीरियड के बाद उनकी ना तो लंबाई ना उनकी कुछ और ग्रो करते हैं वो, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ओल्ड होने लग जाते हैं और ओल्ड होने के बाद धीरे धीरे एक दिन डाई हो जाते हैं। ये हम सब ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा ही होता है, पहले छोटे बेबी होते हैं, फिर ग्रो करते हैं और बाद में ओल्ड होने लगते हैं और एक पीरियड के बाद हमारी डेथ हो जाती है।
बट ग्रोथ इन प्लांट्स, अब प्लांट्स कैसे बढ़ते हैं? प्लांट्स ग्रो एट देयर रूट tips and step tips. They continue to grow throughout their life. Hence, their shape, size and weight increase throughout the life. एक जो प्लांट होता है, जब वो सीड में से बाहर आता है, एक बेबी प्लांट बाहर आया, फिर वो थोड़ा और ग्रो किया तो वो ट्री में बदल गया। ट्री जो होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ कंटिन्यूअस ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। उनका शेप, उनका साइज और उनका वेट पूरी जब तक उनकी लाइफ रहती है तब तक वो बढ़ते रहते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं होता कि एक सर्टेन पीरियड के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो अपने पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एनिमल्स और प्लांट्स की ग्रोथ में। इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि एनिमल्स और प्लांट्स जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड हैं। इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि काऊ जो कि एक प्लांट ईटर है, वो अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू प्लांट ईटिंग एनिमल्स which are again eaten by flesh eaters. Plants plant eating animals को फूड देते हैं और प्लांट ईटिंग एनिमल्स को कौन खाता है? फ्लैश ईटर्स। आपको इस स्लाइड में पिक्चर में दिख रहा है कि गॉट और काऊ, गोट या काऊ दोनों ही प्लांट खाते हैं क्योंकि वो प्लांट ईटर है और इन प्लांट ईटर्स को लायन या फ्लैश ईटर जो भी होते हैं वो खाते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। Similarly, plants depend on animals in many ways, such as for manure, pollination and seed dispersal. जैसे एनिमल्स अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, सेम वैसे ही प्लांट्स भी एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं, सच एज मैन्योर। मैन्योर मतलब खाद के लिए, पॉलिनेशन के लिए, मतलब कि जब पॉलिनेशन होता है, ये आपको स्लाइड में दिख रहा है कि जो बटरफ्लाई है वो फूल पर बैठी हुई है और उसी से वो पॉलिनेशन होता है। ये आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। एंड सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जन मतलब बीजों का इधर उधर फैल जाना। तभी जब वो फैलेंगे इधर उधर तभी तो उनमें से नए प्लांट्स आएंगे। तो इसके लिए भी प्लांट्स एनिमल्स पर या ह्यूमन बीइंग पर या एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which they require for photosynthesis। जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में अपने देखा था कि प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ही बनाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कैसे मिलती है? जब हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स जो होते हैं वो
ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ब्रीदिंग के टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और प्लांट्स हमारे बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट करते हैं, वो हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो जो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वो उन्हें एनिमल से ही मिलती है, तभी वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बना सकते हैं। Plants and animals not only depend on each other but also keep a check on one another. Means plants और animals एक दूसरे पे डिपेंड तो हैं ही, साथ में वो एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल बर्ड्स ऑफ अ रीजन आर किल्ड, आप इस स्लाइड में एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें सनलाइट की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स ने खाना बनाया। उन ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया? उन्हें ग्रास होपर ने खाया। उस ग्रास होपर को माइस ने मीन्स चूहे ने खाया, और उस चूहे को एक स्नेक ने खाया, सांप ने खा लिया उसे, और उस सांप को बर्ड ने या ईगल ने खा लिया। जब वो ईगल उसकी डेथ हो जाती है तो वो डिकम्पोज होके सॉइल में मिल जाता है, और वो सॉइल फर्टाइल होके वो प्लांट को और भी ज्यादा अच्छे से खाना बनाने में हेल्प करती है। तो इस तरह से ये लोग सब अपने खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड हैं। पर अगर हम एक ऐसी सिचुएशन देखें जिसमें एक जगह पर सभी बर्ड्स खत्म हो जाएं, then there would be no birds to eat the insect. जब वहां पर सभी बर्ड्स खत्म हो जाएंगी, बर्ड्स होंगी नहीं, तो इंसेक्ट्स को कौन खाएगा? Thus, the number of insects in that region will increase. अब जब इंसेक्ट को खाने वाला ही कोई नहीं होगा तो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं उस जगह पर वो काफी ज्यादा हो जाएंगे, एंड विल डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स एंड देयर विल बी नो फूड फॉर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। अब वो जो सारे इंसेक्ट्स हैं, वो जब नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्रॉप को खत्म कर देंगे। जब क्रॉप ही नहीं रहेगी, जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे भूख की वजह से वो भी खत्म हो जाएंगे, एंड हेंस दे विल बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब वो भी खत्म हो जाएंगे। जब प्लांट नहीं रहे तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी नहीं रहेंगे, प्लांट ईटिंग एनिमल्स नहीं रहेंगे तो कौन, जो फ्लैश ईटर्स हैं वो क्या खाएंगे? वो कुछ नहीं खा पाएंगे। हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं उसके बारे में। Due to this, flesh-eating animals also become extinct and balance in nature will be disturbed. अगर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के लिए ही खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो धीरे धीरे भूख की वजह से वो भी खत्म हो जाएंगे, और जो नेचर में एक बैलेंस है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। Therefore, a chain of food system is established among plants and animals. इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक फूड चेन सिस्टम बना हुआ है। The number of plants and animals should neither too many nor too less. जो इनके बीच में फूड चेन बना हुआ है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का जो नंबर है वो ना तो बहुत कम होने चाहिए ना बहुत ज्यादा होने चाहिए। नेचर ने अपने लिए एक बैलेंस बनाया हुआ है कि एनिमल्स प्लांट्स खाएंगे, और जब वो एनिमल्स
डेथ हो जाएंगे तो वो डिकम्पोज होकर सॉइल में मिलकर प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। इस तरह से प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। Therefore, you can say that plants and animals play a very important role in maintaining the balance in nature. इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही नेचर को बैलेंस करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। न प्लांट्स के बिना एनिमल्स रह सकते हैं, न एनिमल्स के बिना प्लांट्स रह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने आज देखा कि किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, और किस तरह से वो ग्रोथ करते हैं, और किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हुए फूड चेन बनाते हैं, जो कि नेचर को बैलेंस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। On the basis of today's lecture, here is your homework. Answer the following questions. Write two major differences between plants and animals. आपको प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में दो बहुत बड़े जो डिफरेंस है वो बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, what will happen if all the snakes will disappear from the earth? अगर इस अर्थ से सभी के सभी सांप खत्म हो जाएं तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे मिलेगा? इंटरडिपेंडेंसी से। आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए थोड़ा सोचो कि कैसे फूड चेन है, कैसे अगर एक भी कोई भी फूड चेन में से कोई भी सिस्टम एक अलग खत्म हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ऑल इज दिस अबाउट टुडेज लेक्चर। हैप्पी लर्निंग एंड नेक्स्ट वी विल सी द solution of previous lecture. This is homework solution. Pick the correct answer. Dash is a very sensitive plant. Neem, mushroom, touch me not, या none of these. Answer is touch me not. Second, grasshoppers breathe through dash. Lungs, stomata, gills or air sac. Answer is air sac. Third, dash do not prepare their own food. Rose plant, tomato plant, mushroom plants और तुलसी plants. Answer is mushroom plants. क्योंकि वो क्या नहीं है? मशरूम प्लांट ग्रीन प्लांट्स नहीं है, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। Fourth, tiny holes on surface of leaves are called. छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स के जो पत्तियों की जो सरफेस पे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गिल्स, स्टोमेटा, नोज या एयर सैक्स। आंसर इज स्टोमेटा। इन्हीं की हेल्प से जो लीव्स हैं वो ब्रीथ करती हैं, है ना? तो ये आंसर है स्टोमेटा। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बाय विच प्रोसेस डू द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड? किस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाते हैं? आंसर इज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके द्वारा प्लांट अपना खाना बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट ऑर्गन्स इन एनिमल्स यूज्ड फॉर ब्रीदिंग। एनिमल्स के में ब्रीदिंग के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज सरफेस, एयर सैक, लंग्स एंड गिल्स। एनिमल्स जो हैं वो अपने अलग अलग एनिमल्स अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्रीथ करते हैं।
कुछ एनिमल सरफेस से अपने स्किन से ब्रीदिंग करते हैं, कुछ एयर सैक से करते हैं, कुछ लंग्स से करते हैं और कुछ गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वेयर आर द स्टोमेटा लोकेटेड इन द प्लांट? स्टोमेटा कहाँ होता है प्लांट में? स्टोमेटा आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स की सरफेस के ऊपर होते हैं। सो here are your question and answer. So enjoy your day and happy learning.